नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसने हाल ही में पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। वेस्ट बंगाल का 2026 का नतीजा। सच कहूं तो ये कोई आम चुनाव नहीं था, बल्कि एक मैसिव पॉलिटिकल अर्थक्वेक था जिसने स्टेट की सत्ता और वहां के आम नागरिक के फ्यूचर का रुख ही मोड़ दिया है। तो बिना किसी देरी के इस हिस्टोरिक वर्डिक्ट की गहराई में चलते हैं और तथ्यों के आधार पर समझते हैं कि आखिर ग्राउंड जीरो पर बदला क्या है। चलिए फटाफट आज की इस चर्चा का रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम द हिस्टोरिक 2026 वर्डिक्ट की बात करेंगे, उसके बाद पुरानी सरकार के उन अधूरे वादों पर नजर डालेंगे जो कभी पूरे नहीं हो पाए। फिर हम नए बीजेपी ब्लूप्रिंट को निष्पक्ष रूप से समझेंगे। चौथे पॉइंट में विपक्ष की आवाज सुनेंगे और आखिर में ग्राउंड रियलिटी यानी इस नए दौर के रिस्क और रिवॉर्ड्स पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द हिस्टोरिक 2026 वर्डिक्ट, एक 15 साल लंबे एरा का अंत। अब जरा इस आंकड़े पे गौर करिए, 206। सच में इस पूरे पॉलिटिकल अर्थक्वेक को डिफाइन करने के लिए शायद ये एक नंबर ही काफी है। पिछले 15 सालों से लगातार सत्ता में रहने वाली सरकार अब डायरेक्टली ऑपोजिशन में बैठी है। 293 सीट्स वाली इस असेंबली में नई सरकार ने 206 सीट्स जीतकर एक ऐसी फुल मेजॉरिटी हासिल की है जिसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा था। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये स्टेट में एक पूरी तरह से नए चैप्टर की शुरुआत है। अब अगर हम इलेक्शन से पहले के ओपिनियन पोल्स याद करें, जैसे एबीपी लाइव और मार्टीज के प्रोजेक्शंस थे, तो मुकाबला बिल्कुल नेक टू नेक बताया जा रहा था। उन्होंने 43% वोट शेयर के साथ पुरानी सरकार को एक स्लाइड एज दिया था। लेकिन रियलिटी, फाइनल नतीजे बिल्कुल ही उलट निकले। एक अनप्रेसिडेंटेड फुल मेजॉरिटी बन गई। प्री पोल्स और फाइनल रिजल्ट्स के बीच का ये जो ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट है ना, ये बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। ऐसा लगता है जमीन पर एक साइलेंट वेव थी जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन साबित हुआ। तो अब नई असेंबली का आकार कैसा हो गया है? आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। नई सरकार के पास 206 सीट्स हैं। टीएमसी 81 पर सिमट गई है और बाकी की सिर्फ 6 सीट्स अदर के पास आई हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगले 5 सालों के लिए वेस्ट बंगाल में डिसीजन मेकिंग की पूरी पावर डिसाइसिवली एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुकी है। विधानसभा के अंदर पावर डायनामिक्स अब कंप्लीटली बदल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 2 पर, टीएमसीज अनफुलफिल्ड प्लेजेस, यानी वो व्हाट इफ सिनेरियो कि अगर सरकार ना बदलती तो क्या होता। देखिए, अगर इनकम्बेंट सरकार अपनी सत्ता बचा लेती तो उनके 10 प्लेजेस का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट लागू होने वाला था। इन वादों में महिलाओं के लिए हर महीने 1450 से 1700 रुपए, बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए का सपोर्ट, हर परिवार के लिए पक्का घर, पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर और एग्रीकल्चर के लिए 30,000 करोड़ का एक मैसिव बजट शामिल था। यहाँ तक एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने का भी सपना दिखाया गया था। अब चूंकि सरकार चेंज हो चुकी है तो डेफिनेटली ये सारे अधूरे वादे अब नई सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए प्राइमरी ऑपोजिशन टूल्स बन जाएंगे। तो आखिर नए प्लान्स हैं क्या? चलिए चलते हैं सेक्शन 3 पर, द बीजेपीज ब्लूप्रिंट, और समझते हैं इनके संकल्प पत्र की डिटेल्स। इस नए ब्लूप्रिंट में ध्यान खींचने वाली सबसे खास बात इनकी एग्रेसिव टाइमलाइंस है। अक्सर चुनावी वादों में सालों लग जाते हैं ना, पर यहाँ सिर्फ 45 दिन के अंदर 7th पे कमीशन और डीए लागू करने का दावा किया गया है। इसके अलावा 6 महीने के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी रोल आउट करना और अगले 5 सालों में 1 करोड़ जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने जैसे काफी टाइम बाउंड और एम्बिशियस टारगेट्स रखे गए हैं। ये स्पीड दिखाती है कि आने वाले महीनों में स्टेट की मशीनरी कितनी तेजी से काम करने का दावा कर रही है। वेलफेयर स्कीम्स के मामले में यहाँ एक दिलचस्प आमने सामने की टक्कर देखने को मिली। एक तरफ प्लान था कि महिलाओं और युवाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएं, पर नए ब्लूप्रिंट ने आते ही इस फिगर को सीधा डबल कर दिया। जी हाँ, माताओं और युवाओं दोनों के लिए 3000 रुपए हर महीने। सोचिए, अचानक दुगने आर्थिक लाभ के स्टार कॉन्ट्रास्ट ने चुनावी माहौल को ग्राउंड पर कितना डीपली इन्फ्लुएंस किया होगा। ये आंकड़े आम परिवारों के मंथली बजट को कंप्लीटली बदल कर रख देते हैं। कैश बेनिफिट्स के अलावा भी इस मैनिफेस्टो में कुछ हैवीवेट एडमिनिस्ट्रेटिव पिलर्स हैं। एक इन्फिल्ट्रेटर फ्री बंगाल बनाने की बात और बीएसएफ को जमीन देना एक सिक्योरिटी फर्स्ट अप्रोच को दिखाता है। जमीन पर चल रहे कटमनी और सिंडिकेट राज को खत्म करने का फोकस भी काफी प्रोमिनेंट है। अगर रोजगार की बात करें तो स्टेट जॉब्स में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन और टी गार्डन्स तथा जूट इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने के नए रास्ते तय किए गए हैं। ये मुद्दे स्टेट की आइडेंटिटी और इंडस्ट्री को पूरी तरह से एक नई दिशा देने का अटेम्प्ट है। खैर, सत्ता के इस बदलाव में विपक्ष क्या कह रहा है, ये देखते हैं सेक्शन 4 में, वॉइसेस ऑफ द ऑपोजिशन, जहां हम लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के ऑल्टरनेटिव्स पर बात करेंगे। किसी भी डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की आवाज समझना बेहद जरूरी होता है। लेफ्ट फ्रंट ने अपना नैरेटिव एम्प्लॉयमेंट ओवर रिलीजन पर सेट किया और स्टेट पर लदे हुए 7.14 लाख करोड़ के भारी कर्ज को अपना मुख्य निशाना बनाया। दूसरी तरफ कांग्रेस का पूरा फोकस इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग पर रहा, जहां उन्होंने महिलाओं के लिए 2000 और किसानों के लिए 15,000 रुपीज का ऑल्टरनेट प्लान रखा। विधानसभा में भले ही इनके नंबर्स कम हो, पर ये ऑल्टरनेटिव विजन्स डेमोक्रेटिक डिबेट्स को आगे चलकर जिंदा रखेंगे। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, ग्राउंड रियलिटी, रिस्क्स वर्सेस रिवॉर्ड्स। आम नागरिक के लिए आखिर इस पूरी पावर शिफ्ट का असल मतलब क्या है? चलिए पहले बेस्ट केस सिनेरियो को न्यूट्रली समझते हैं। अगर नई सरकार अपने प्रोमिसेस फुलफिल करती है तो फायदे बिल्कुल डायरेक्ट हैं। सेंटर और स्टेट में एक ही पार्टी का होना, जिसे अक्सर डबल इंजन कहा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की फंडिंग को काफी स्मूथ और फास्ट कर सकता है।
मिडिल क्लास एम्प्लॉइज को डीए का रैपिड रोल आउट एक बड़ी राहत देगा और हर महीने घरों में एक ह्यूज कैश बूस्ट आने से लोकल इकोनॉमी नेचुरली तेजी से बढ़ेगी। अगर सच में लोकल सिंडिकेट्स पर क्रैकडाउन होता है तो आम आदमी के लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन तस्वीर का एक और पहलू भी है जहां चैलेंजेस उतने ही बड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस स्टेट पर पहले से ही 7.14 लाख करोड़ का मैसिव डेट हो, वहां ऐसी एक्सपेंसिव वेलफेयर स्कीम्स को आखिर फंड कैसे किया जाएगा। जो पुरानी वेलफेयर स्कीम्स चल रही थी उनके फ्यूचर को लेकर भी कंफ्यूजन बनी हुई है। इसके अलावा इन्फिल्ट्रेटर्स जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर कम्युनल टेंशन का रिस्क रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और एक डेमोक्रेटिक डेंजर ये भी है कि ऐसी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ ऑपोजिशन सिवियरली वीक हो जाती है, जिससे चेक्स एंड बैलेंसेस कमजोर पड़ने का खतरा रहता है। इसी बीच एक और डेटा पॉइंट है जो सच में चौंकाता है। 9 मिलियन यानी करीब 90 लाख वोटर्स को इलेक्टोरल रोल से हटा दिया गया था। एक डेमोक्रेसी में इतने बड़े स्केल पर वोटर्स का लिस्ट से हटना इलेक्शन प्रोसेस की फेयरनेस पर नेचुरली एक गहरा ट्रस्ट डेफिसिट और सीरियस सवाल खड़े करता है। ये एक ऐसी बुनियादी चीज है जिसे आगे चलकर सिस्टम को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एड्रेस करना ही पड़ेगा। आखिर में पॉलिटिक्स और आंकड़ों के शोर शराबे के बीच कोर सच्चाई इस आम नागरिक के इस कोर्ट में बिल्कुल क्लियर है। जो भी पार्टी हो, बंगाल का आदमी सबसे पहले सुरक्षा, नौकरी और इज्जत से जीना चाहता है। मैनिफेस्टो में सबने सपने दिखाए हैं, लेकिन 5 साल बाद बैलेंस शीट बताएगी कि कौन अपनी बात पे टिक सका। ये लाइन सच में एकदम ऑन पॉइंट है। ग्राउंड लेवल पर लोगों को सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। और इसी थॉट के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं विंड अप करते हैं। द 5 ईयर बैलेंस शीट कौन सच में नतीजे देगा? क्या ये एम्बिशियस वादे स्टेट को प्रगति की नई उड़ान देंगे या फिर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां इनका रास्ता रोकेंगी? ये अगले 5 साल तय करेंगे। हम इस परीक्षा और प्रगति को इम्पार्शियल तरीके से ट्रैक करते रहेंगे। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही तथ्यों पर आधारित जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।